चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अपने होमवर्क नोट डाउन कर लिया होगा। आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ने वाले हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो सुना है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों डिफरेंट है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट फोर्सेस है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अहमदाबाद सेंटर, यहाँ पे ध्यान, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बच्चों फर्स्ट लाइन यहाँ पे हम लिखते हैं, इट इज a pseudo force. That means ये रियल फोर्स नहीं है। pseudo force that means not real force. तो फिर pseudo force ही बोलो ना, इसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों बोलते हैं? मैं सब डिस्कस करता हूं, देखो मेरी बात यहाँ पे। फर्स्ट, इट इज अ pseudo force. That means it is applicable, yeah, centrifugal force it exert when observation are taken from non-inertial reference frame. From non-inertial reference frame. इट इज शूडो फोर्स। बच्चों जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रियल फोर्स नहीं है। आपका सेंट्रीपिटल फोर्स रहने वाला है वो रियल फोर्स है, मगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रियल फोर्स नहीं है। इट इज द शूडो फोर्स। इट एक्सर्ट व्हेन ऑब्जर्वेशन आर टेकन फ्रॉम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जब भी अब ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से लेंगे तभी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम यूज करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी बच्चों कौन सी? रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। It exert when observation are taken from rotating frame of reference. Rotating reference frame या frame of reference. इसका मीनिंग है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग है बच्चों नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसका मीनिंग तो वही होगा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। वो कैसे सर? देखो, अगर कोई रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेट कर रही है, किसी भी रोटेटिंग बॉडी के लिए बच्चों उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, डेफिनेटली होगी। जैसे यहाँ पे ये कोई बॉडी है, ये रोटेट कर रही है। अगर ये रोटेट कर रही है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली, यहाँ पे होगी तो टेंजेंशियली लेफ्टवर्ड, यहाँ पे होगी तो टेंजेंशियली डाउनवर्ड, यहाँ पे बॉडी होगी तो टेंजेंशियली राइटवर्ड। जब भी कोई बॉडी रोटेटिंग करेगी, दैट मीन्स रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब भी ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, डेफिनेटली बच्चों वो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एटलीस्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी होगी और होगी। क्यों? क्योंकि रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है वो या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना, दैट मींस वेलोसिटी में चेंज होना, दैट मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। फिर अगर ये मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो वहां पे भी बच्चों एक्सेलरेशन तो मिलेगा ही। और जो भी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है वो सारी हमारी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। सो आप अगर मैं एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम बोलूं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलूं, थर्ड रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम बोलूं, सब एक ही है। मगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको तभी वर्ड यूज करना है जब हमारा ऑब्जर्वेशन कहां से है? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। हम शूडो फोर्स किसी भी
नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या एस्थेटिक रेफरेंस फ्रेम के लिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम तभी उसको डिस्क्राइब करना है जब हम ऑब्जर्वेशन कैसी रेफरेंस फ्रेम से, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेंगे, तभी हम यूज कर पाएंगे, वरना हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि शूडो फोर्स ऑलवेज एप्लीकेबल है, मगर शूडो फोर्स में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तभी एप्लीकेबल है जब ऑब्जर्वेशन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हो, वरना नहीं। इसकी डायरेक्शन देखते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या है? पहला बात ये मैंने बता ही दिया है दैट इट इज अ शूडो फोर्स, दैट मींस नॉट रियल फोर्स। उसकी डायरेक्शन बच्चों मैं आपको डिसाइड करना भी सिखाऊंगा, मगर पहले डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे होगी। फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। मैग्नीट्यूड उसका क्या है फॉर्मूला, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट centripetal force and centrifugal force, centripetal and both are different। ये दोनों डिफरेंट फोर्सेस है बच्चों। कई बार ऐसा ही बच्चों के दिमाग में होता है, इवन टीचर भी बोलते हैं सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल बोथ आर सेम। नो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, mv²/r। वो तो आपने 9th में पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर दोनों फोर्सेस सेम नहीं है, क्योंकि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज अ रियल फोर्स, ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स या इट इज अ सूडो फोर्स, वो रियल फोर्स है ही नहीं। तो ऐसे दो फोर्स को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि एक रियल है और एक नॉन रियल है, जो है ही नहीं। सो बोथ आर डिफरेंट, दोनों फोर्सेस बच्चों डिफरेंट है, सेम नहीं है ये दोनों। बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट फोर्स। फिर लास्ट पॉइंट, मगर आपको यहाँ पे 2 लाइन या 3 लाइन छोड़ के लिखना है। पहले मैं ये एग्जाम्पल के साथ कुछ डिस्कस करता हूँ। चलिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों सर्कुलर मोशन ऐसा कोई पार्टिकल के लिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। चलिए पार्टिकल नहीं, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये आपका सेंटर, ये कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ ऐसा कोई स्टोन है। पहले मैंने स्ट्रिंग ली है और स्ट्रिंग के साथ स्टोन को यहाँ पे फिक्स किया है। फिर ये स्ट्रिंग और स्टोन के सिस्टम को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं। ये बच्चों ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, या फिर ऐसे मैं इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी करा सकता हूं। ऐसे दोनों में से आप किसी को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये स्ट्रिंग है और ये स्टोन है। अब बच्चों आप देखो यहाँ पे ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे जब स्टोन यहाँ पे होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली यहाँ पे होगी। जब ये स्टोन ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंच जाएगा तब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। जब यही स्टोन ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये सारी वेलोसिटी की आपकी डायरेक्शन है। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मींस ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन को 2 डिफरेंट मेथड से पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट, इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है? आप कहां पे हो? आप क्लासरूम में हो, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो।
O1 ऑब्जर्वर जो है वो आप हो, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो है ये स्टोन जो स्ट्रिंग के साथ हमने टाई किया है वो स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स वहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स वहां पे बच्चों एसलेटेड मोशन है। जब ओनली एंड ओनली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तब हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमको मालूम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज v स्क्वायर बाय r। यहाँ पे r जो है ये सर्कुलर मोशन की रेडियस रहने वाली है, v स्क्वायर बाय r। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स तो होगा, क्योंकि विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन नहीं मिल पाएगा, और एक्सेलरेशन है तो फोर्स होना चाहिए। अगर आपका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है बच्चों तो आपको फोर्स भी टुवर्ड सेंटर मिलेगा, और वो फोर्स हम बोलने वाले हैं दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो आपका फोर्स भी सेंट्रीपिटल होगा, और एक्सेलरेशन की जगह मैं लिखने वाला हूं mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे बच्चों स्टोन की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन स्टोन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, स्टोन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, दैट मीन स्टोन पे फोर्स होना चाहिए। कौन सा फोर्स है जो स्टोन पे एक्सर्ट हो रहा है बच्चों? डेफिनेटली ये पॉइंट और स्टोन को कनेक्ट करती हुई स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा ना, स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखो जब स्टोन यहाँ पे होगा तो mg डाउनवर्ड होगा, mg की वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग में आपको टेंशन मिलेगा, एंड दिस टेंशन फोर्स, sorry, this tension force will be provided necessary centripetal force। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब आपको आंख बंद करके ये सोचना है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा होगा एंड होगा। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। And this required centripetal force will be provided by tension force, in sometimes friction force, sometimes gravitational force, sometimes electromagnetic force, electric force. So for circular motion, for circular motion required centripetal force, required centripetal force provided by force will be provided by ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे पहला लिखिए टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, देन टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एटसेट्रा। सर यहाँ पे आपने सेंट्रीफ्यूगल तो भी नहीं पढ़ा है। यस, मैंने सेंट्रीपिटल नहीं पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल सॉरी। ये बात यहाँ पे आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्रोवाइड होगा। जैसे यहाँ पे टेंशन, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग को कट करो तो स्ट्रिंग को कट करोगे तो टेंशन जीरो होगा, और जब टेंशन जीरो हो जाएगा तब आप बोल सकते हो कि इसका सर्कुलर मोशन अब कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो प्रोवाइड करेगा स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन। जैसे आप देखो सन के अराउंड अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है तो उसका मोशन को अगर हम सर्कुलर मोशन माने, बेसिकली सन के अराउंड जो अर्थ का मोशन है, जो प्लेनेट का मोशन है, वो एलिप्टिकल पाथ में है, मगर हम इसको सर्कुलर करें तो सर्कुलर पाथ के लिए रिक्वायर्ड
सन के अराउंड अर्थ का जो सर्कुलर मोशन है उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन का मोशन, आप सर्कुलर मोशन अगर कंसीडर करते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कोलंबियन फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी फॉर्म में प्रोवाइड होगा। मगर बच्चों यहां पे देखो, मैंने टेंशन आपको, टेंशन कहां से मिला, वो टेंशन फिल कराने के लिए मैंने यहाँ पे पहले एमजी बताया, फिर टेंशन बताया। इससे बढ़िया एक मेथड है कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ट्रीट करो। फिर से यही प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसा कोई आपका ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर पाथ है बच्चों, वही प्रॉब्लम है, और कोई स्ट्रिंग है ऐसी, और यहाँ पे हमने स्टोन कनेक्ट किया है। ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करने वाला है। ये स्टोन है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, पहले ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर ये स्टोन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे। चलिए, अब मुझे यही टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से समझना है। पहले ये देखो, अब हमारा ऑब्जर्वर O2 है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है, नो डाउट, मगर उसको हमको जब भी कंसीडर करना है उस टाइम पे हमारी रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल सिर्फ नहीं रहनी चाहिए, हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स पहले ये केस में मैंने आपको बताया था कि आप सब अपने क्लासरूम में बैठे हो और आप ये स्टोन को रोटेट करता हुआ देख रहे हो, दैट मीन्स आप ऑब्जर्वर O1 थे। मगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आपको एक्सप्लेन करना है तब आपको वहां पे बैठना नहीं है। अब आप भी बच्चों ये स्टोन के साथ रोटेट कर रहे हो, आप O2 हो। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने यहाँ पे बताया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग फ्रेम होनी चाहिए। दैट मीन्स अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप क्लासरूम में बैठ के ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हो कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो अलग बात है, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हैं, मगर हमको कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम तभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं जब हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो, दैट मीन्स रोटेटिंग हो। तो यहाँ पे मैं भी, अब आपको ये सोचना है, आप सब ये स्टोन के साथ रोटेट हो रहे हो, आप भी ये सर्कुलर मोशन में, आप जब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी यहाँ पे, आप जब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी यहाँ पे, आप जब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इस तरफ, दैट मीन्स आप अब रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों। बेसिकली तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स ही है, सो सूडो फोर्स की फॉर्मूला तो ऐसे ही होगी ऑलवेज, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स के लिए जिस बॉडी पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो उसका मास, और एक्सीलरेशन किसका, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम आपकी यहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, सो एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आपको बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया, एम ए। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन डिस्क्राइब करेगा, आप या मैं, आप, क्योंकि आप ये रोटेटिंग फ्रेम में हो, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूं, मैं तो इनर्शियल फ्रेम में हूं। अब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे डिस्कस नहीं करने वाला। ओके, आप बच्चों ऐसे रोटेट कर रहे हो, आपका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, तो आपको मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन, दैट मींस सूडो फोर्स की डायरेक्शन, जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है
उसके ऑपोजिट है। सो आपका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, तो आप ये स्टोन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे राइटवर्ड बोल सकते हो, जिसका फॉर्मूला होगा बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, सी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिसका फॉर्मूला होगा जिस बॉडी पे आप शूडो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो उसका मास, और आप जिस नॉन इनर्शियल इन शॉर्ट रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में हो उसका एक्सेलरेशन, दैट इज v स्क्वायर बाय r। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपकी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऑपोजिट होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। या आप डायरेक्टली बोल सकते हो अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए सेंटर से अवे है ये। ओके, तो यहां पे सेंटर, सर ये अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आगे देखो बच्चों, यहां पे दैट मीन्स आपको लग रहा है कि ये स्टोन पे आउटवर्ड ऐसे अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स है, मगर आपके रिस्पेक्ट में तो ये स्टोन स्टेशनरी होगा ना। आप वो मैरी गो राउंड में बैठे हो, दो बंदे अगर मैरी गो राउंड में है, एक रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा भी रिवॉल्व करेगा, एक दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी होगी। हाँ, जो रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसको दिखेगा कि दोनों रोटेट हो रहे हैं, मगर मेरी गो राउंड में किसी कैबिन में दो बंदे हैं, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी ही है। तो यहां पे ये ऑब्जर्वर O2 के रिस्पेक्ट में ये स्टोन स्टेशनरी होना चाहिए। तो वो सोचेगा कि यार ये स्टोन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फोर्स है, मगर वो रेस्ट पे है, दैट मीन्स ये स्टोन पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फिर भी वो स्टेशनरी है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए, तभी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा और वो मेरे रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखने वाला है। तो यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये स्टोन बाहर जाना चाहेगा, ऐसे आउटवर्ड जाना चाहेगा, और स्ट्रिंग की जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो उसकी तरफ उसको पुल करेगी, क्योंकि आपको मालूम है स्ट्रिंग कभी पुश नहीं कर सकती, वो पुल करेगी, तो यहाँ पे टेंशन मिल जाएगा, और यहाँ पे भी फॉर्मूला हो जाएगा आपका T इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है mv स्क्वायर बाय r। सेम आंसर मिल रहा है, यहाँ पे भी देखिए टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r था, यहाँ पे भी टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है, मगर यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे क्लैरिटी हमको मिल रही है, कॉन्सेप्चुअली हम ज्यादा क्लियर हो रहे हैं कि ठीक है सर, स्टोन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड है या अवे फ्रॉम द सेंटर है, मगर जब स्टोन स्ट्रिंग से दूर जाना चाहेगा तो स्ट्रिंग उसको अपनी और पुल करेगी, वहां पे टेंशन मिलेगा, और जितना टेंशन होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। दैट्स व्हाई जब आप O2 रेफरेंस फ्रेम में हो आपको ये स्टोन रेस्ट पे दिखेगा, ये स्टोन बेसिकली रेस्ट पे है आपकी रिस्पेक्ट में। O2 ऑब्जर्वर O2 की रिस्पेक्ट में, ये सब बात हो रही है O2 की रिस्पेक्ट में, O1 की रिस्पेक्ट में नहीं। क्लियर हो रहा है सबको? पक्का श्योर? ओके फाइन। वलसाड, ओके भाईली, ओके डन। सूरत डबोली, ओके डन। पालनपुर, ओके फाइन। मुनाज, सूरत, ओके गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते, मगर पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया, दोनों सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। कौन से दो फोर्सेस? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम, बट एक रियल फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है, ये तो बच्चों शूडो फोर्स है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे क्या है, कभी कभी वो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी अप्लाई करते हैं बच्चों, कि सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, ऐसे नहीं बोलना है।
वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, बेसिकली वो दोनों सेम ही नहीं है, मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम है। चलिए यहाँ पे बच्चों फिर से वो मैं अगर डिस्कस कर रहा हूं, पहले ऐसा कोई एक ट्रक है, चलिए ये ट्रक है, ट्रक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट हो रहा है। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है आपका, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है 2 kg का, ये आपका ऑब्जर्वर O1 है। मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, क्या ऑब्जर्वर O1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये ब्लॉक पे एग्जर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे 2 kg के ब्लॉक पे एग्जर्ट होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं। ये O1 की रिस्पेक्ट में 2 kg के ब्लॉक पे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट होगा, यस या नो? अगर होगा यस तो उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की? चलिए कौन आंसर देगा? हैंड रेज करना है। सब मेरा डिस्कशन O1 की रिस्पेक्ट में है बच्चों, O1 की रिस्पेक्ट में। चलो सब सेंटर पे मुझे आंसर मिलना चाहिए। चलिए सूरत पालनपुर बताइए आप, अनम्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट कीजिए फास्ट। क्या आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप थोड़े नजदीक जाओ ना माइक से। आवाज नहीं आ रही है। ओके अब आएगी, बताओ। और कोई सेंटर? चलिए टाइम हमारा ओके, वलसाड में से तो मुझे आंसर मिलेगा मेरे को। ऋत्विक सर ये देखना वलसाड ये सूरत पालनपुर में क्या प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रही वहां से? चलिए वलसाड आप बताइए। सर इसमें होगा ही नहीं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कि ये रोटेशनल फ्रेमनी ओके गुड। रोटेशनल ओके, आपका ऑब्जर्वर जो है वो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है नहीं, तो हमको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज नहीं करना है। यस सूरत पालनपुर आपका आंसर भी मिल गया, नहीं होगा, ओके नो प्रॉब्लम, आपने भी करेक्ट ही बताया है, गुड। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज टर्निंग ऑफ अ टू व्हीलर on a flat road, flat circular road, turning, basically safe turning, safe turning of a two wheeler, of a two wheeler
on a flat circular road. क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही हम ये सारे, फिर सेफ टर्निंग ऑफ अ 4 व्हीलर ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड, फिर बैंक्ड सर्कुलर रोड, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पे ऐसा कोई आपका फ्लैट सर्कुलर रोड है, ऐसे ऐसे कोई साइकिल हो या 2 व्हीलर जो है वो ऐसे इस पे ट्रैवल कर रहा है। अब बच्चों ये कोई हमारे सिटी में जो सर्कल रहते हैं, गार्डन, तो जब गार्डन के अराउंड आप टर्न लेते हो तो वहां पे जो हमारा डिस्कशन है वो सेफ टर्निंग ऑफ अ 2 व्हीलर ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड, वहां पे जो रोड होगी वो वो फ्लैट रहने वाले हैं, वो फ्लैट रोड है। अब आपको मालूम है जब हम गार्डन के अराउंड टर्न लेते हैं तो हम गार्डन या जो हमारा जो सर्कल है वो सर्कल के सेंटर के टुवर्ड हम टिल्ट होते हैं, बैंड होते हैं टर्न लेने के टाइम। ये अब हमारी कोर अंडरस्टैंडिंग है। छोटा बच्चा अगर आपको मालूम है उसमें वो साइड व्हील होते हैं, छोटे बच्चे की साइकिल में आप याद कीजिए, अगर वो साइड व्हील आप हटा दोगे तो वो बच्चा जब सर्कल के अराउंड टर्न लेगा तो वो डेफिनेटली गिर जाएगा। हमको मालूम ही है, आप सबने साइकिल चलाई है ना, साइकिल साइकिल ओके, आप तो 2 व्हीलर वाले बच्चे हो। अभी क्या साइकिलिंग का अभी क्रेज है, इसलिए यहाँ पे साइकिलिंग में क्या अभी वो सब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं ना। हाँ अभी क्या चल रहा है, फेब्रुआरी मंथ चल रहा है ना, जनवरी फेब्रुआरी में स्पेसिफिकली यहाँ पे वो साइक्लोथॉन और वगैरह ऐसा कुछ होने लगता है। उसमें क्या होता है कि वो 15 से 20 किलोमीटर साइकिल लेके दूर जाना है। हमारे भी यहाँ पे ज्ञान मंजरी में भी जो टीचर हम पढ़ा रहे हैं, हम सब भी संडे को मॉर्निंग में 6 o'clock को साइकिलिंग के लिए चले जाते हैं। समर में नहीं है क्योंकि समर में धूप ज़्यादा रहती है इसलिए, मगर इस टाइम पे ठंडी जब रहेगी तब वो साइकिलिंग के लिए, उसमें क्या वो हेलमेट रहता है, फिर वो सामने वो मोबाइल फ़ोन के लिए स्टैंड, पानी की बॉटल और सब सच धज के, फिर वो लेग में वो बेल्ट रहता है ताकि हम वो अगर पुश करना है तो अच्छी तरीके से हम पुश कर सके। तो यहाँ पे साइकिलिंग ऐसे हो रही है। आपको मालूम है जब भी आपको टर्न लेना है तो आप ऐसे बैंड होते हो, ऐसे बैंड। ये बेसिकली फ्लैट रोड है, ये फ्लैट रोड है। यहाँ पे ऐसे जब भी सर्कुलर मोशन में फ्लैट रोड पे हम टर्न लेते हैं तो हम बच्चों यहाँ पे स्लाइटली ऐसे 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 स्लाइटली बेंट होते हैं, ऐसे स्लाइटली बेंट होते हैं। ये अगर फ्लैट रोड है तो, अगर ये फ्लैट रोड है, सर्कुलर मोशन नहीं है यहाँ पे, दैट मीन सर्कल नहीं है, सिर्फ फ्लैट रोड है, तो हम ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे। मगर जब ऐसे टर्न आएगा, जब ऐसे टर्न होगा तब टर्न लेने के टाइम हम स्लाइटली बैंड हो गए, ऐसे स्लाइटली बैंड हो गए। तो यहाँ पे बच्चों ये रोड है, ऐसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और यहाँ पे जो व्हील है, व्हील के साथ स्लाइटली ऐसा आपको बेंडिंग मिलेगा, ऐसा। दैट मीन्स जो बेसिकली अपवर्ड वर्टिकल है उसके साथ आप थीटा एंगल पे बैंड हो गए। वर्टिकल कहाँ पे, ये देखो बच्चों, ये फ्लैट रोड है तो वर्टिकल ये है। अब आप टर्न ले रहे हो तो वर्टिकल के साथ आपने स्लाइटली टिल्ट किया है, तो जो स्लाइटली टिल्ट किया है दैट मीन्स कि आपकी जो साइकिल का टायर है, 2 व्हीलर का टायर है, उसने नॉर्मल के साथ ऐसे थीटा एंगल पे टिल्ट किया हुआ है हमने। अगर ये बच्चों जो साइकिल का टायर है इसकी अगर हाइट में h लिखूं यहाँ पे, ये अगर बच्चों h है दैट मीन्स ऐसे ये टायर है और इसकी हाइट h है, तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल थीटा है, तो बच्चों ये डिस्टेंस h cos थीटा होने वाला है, और ये जो है ये h sin थीटा होने वाला है। तो यहाँ पे भी बच्चों ये जो होगा दैट इज h cos थीटा,
ये h है, तो ये जो होगा that is h sin theta, h cos and h sin. ओके, ये h क्या है? जो टायर है उसकी हाइट है बच्चों। यहां तक सबको क्लियर? आप बैंड होते हो, क्लियर ना सबको? ओके फाइन। बोझ, ओके। अब यहां पे बच्चों आपका सेंटर ऑफ मास बताओ या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ। इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपका डाउनवर्ड फोर्स mg रहता है, ऐसे mg, डाउनवर्ड फोर्स mg, जो मैंने यहाँ पे ऐसे शो किया हुआ है, दैट इज योर डाउनवर्ड फोर्स mg। अब हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ये जो साइकिलिस्ट है या टू व्हीलर है उसके पीछे बैठ के, दैट मीन्स हमको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करना है। अगर इसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेना है तो ये कॉन्सेप्ट में हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करना है। सेंट्रीपिटल से भी कर सकते हो, मगर मुझे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल से पढ़ाना है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सूडो फोर्स है, और सूडो फोर्स के लिए हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल है, तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए रोटेटिंग। तो जब हम भी ये बंदा है उसके पीछे बैठेंगे तब हम इस बंदे पे ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। यहाँ पे कहीं पे सेंटर है जिसका केस आपको मालूम है आर है, तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दैट इज mv² r। यहां से जो हमने डिस्कस किया है बच्चों बेसिकली ये आपका mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो था दैट इज h cos थीटा। सब हमने यहाँ पे जो सेंटर है ना, बाइक प्लस जो बंदा है, दोनों को मिला के जो सेंटर ऑफ मास, वो आप आगे पढ़ने वाले हो, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां से हमने ये mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों डिस्कस किया है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों देखिए फ्रिक्शन भी होगा। फ्रिक्शन किसके बीच में? जो टू व्हीलर है उसका टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा। बच्चों यहाँ पे देखो सब, ऐसे आपकी टू व्हीलर टर्न ले रही है, तो ये ड्यूरिंग टर्न या ड्यूरिंग टर्निंग जो बाइक आगे चल रही है तो उसके पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। मैं वो फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ये फ्रिक्शन डिस्कस कर रहा हूं कि अगर ये बंदे पे mv²/r जो फोर्स है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो आउटवर्ड है, तो ये बाइक है बच्चों, बाइक वो रोड की रिस्पेक्ट में आउटवर्ड स्किड करना चाहेगी। दैट मीन्स बाइक का रोड की रिस्पेक्ट में अगर आउटवर्ड मोशन होगा तो रोड जो रफ है वो उसका आउटवर्ड मोशन को, रिलेटिव मोशन को स्टॉप करने के लिए एक फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहने वाला है बच्चों। सर स्टैटिक कैसे? फिर से समझो, यहां पे तो बाइक ट्रैवल कर रही है, फिर से मेरी बात सुनो, ये अगर बाइक ऐसे टर्न ले रही है, सो बाइक का फॉरवर्ड मोशन है तो उसके पीछे ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन है, मैं वो फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा। ये बाइक अगर है तो इस पे इस डायरेक्शन में mv²/r फोर्स है, दैट मीन्स ये बाइक रॉड की रिस्पेक्ट में आउटवर्ड ट्रैवल करना चाह रही है। दैट मीन्स ये अगर जो हमारा रोड है वो रफ है तो वो रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन की वजह से रिलेटिव मोशन का ओपोज होगा। ये बाइक रोड की रिस्पेक्ट में ऐसे आउटवर्ड स्किड करना चाह रही है, मगर ड्यू टू फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन उसके रिलेटिव मोशन का ओपोज करके इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी जो सेंटर के टुवर्ड होगा, सेंटर के टुवर्ड होगा। और ये फ्रिक्शन तो बच्चों स्टैटिक ही होगा ना, या एफएस मैक्स ही होगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, मोशन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, वो तो हमको समझ रहा है। क्लियर सबको ये बात, कैसे फ्रिक्शन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया? पक्का ये सबको समझ में आया? ओके फाइन, मोड़ा सा, ओके फाइन। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, बाइक ट्रैवल करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो होगा ही। मैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में स्टैटिक? इस एक्स में, क्योंकि इस डायरेक्शन में mv²/r है,
अगर ये बंदा स्पीड बढ़ाएगा तो आउटवर्ड फोर्स बढ़ेगा। आउटवर्ड कैसे? सेंटर से अवे आउटवर्ड, इसको आउटवर्ड बोल रहा हूं मैं। ये फोर्स बढ़ेगा, तो ये फोर्स बढ़ने की वजह से ये बाइक रोड की रिस्पेक्ट में आउटवर्ड ट्रेवल करना चाहेगी, मगर रोड पे फ्रिक्शन होने की वजह से वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, इसलिए फ्रिक्शन ऐसे इनवर्ट मिलेगा और वो स्टैटिक ही होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू एफएस मैक्स होगी और वो रोड और टायर के बीच में है। ओके, यहां पे बच्चों हम दो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो टॉपल ना करे और दूसरा वो स्किड भी ना करे। तो पहले मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपलिंग का है बच्चों। ये टू व्हीलर टॉपलिंग ना कर जाए, उसके लिए उसको कितने एंगल पे बैंड होना चाहिए वरना वो टॉपल कर जाएगा। चलिए, अब टॉपलिंग, फिर स्किडिंग में तो कुछ नहीं है। टॉपलिंग जो है वो आप शांति से यहाँ पे पीसफुली सुनो मेरी बात। पहले आपको कुछ टॉर्क के बारे में आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज टॉर्क? चलिए, टॉर्क दैट मीन्स इट इज effect of force. Torque, that means it is effect जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, वो फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी रोटेट कर जाएगी तो आपको बोलना है मैंने टॉर्क एक्सर्ट किया है, फिर फोर्स एक्सर्ट नहीं किया है। आप डोर है, वो डोर पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, मगर वो फोर्स की वजह से आपका डोर रोटेट हो रहा है, तो उसको हम फोर्स नहीं बोलेंगे, उसको टॉर्क बोलेंगे। क्लियर ये बात सबको? टॉर्क का मीनिंग क्लियर? जिस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट कर जाए उस फोर्स को फोर्स ना बोल के टॉर्क बोलेंगे, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और उसका एक मैग्नीट्यूड है बच्चों। टॉर्क इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट where we exert force। जहां पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया है उससे जो आपका रेफरेंस फ्रॉम है, रेफरेंस पॉइंट है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट वेयर वी एक्सर्ट फोर्स। या सिंपल आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इतना भी लिखो तो भी चलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। सर वो कैसे? और उसका एक फॉर्मूला भी है, टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सब सेंटर पे ये क्रॉस प्रोडक्ट चल, सॉरी, वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट कैसे हमने डिफाइन किया है वो आपको मालूम है, ये फॉर्मूला है। बेसिकली आप याद कीजिए बच्चों, डायमेंशनल वाले चैप्टर में है ना, आपने न्यूटन इंटू मीटर इसका यूनिट याद रखा होगा, न्यूटन इंटू मीटर डायमेंशनल वाले चैप्टर में। टॉर्क इज इक्वल टू, तो वही है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। और अगर इसको मैं लिख पाऊंगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये आर क्या है? जिस पॉइंट पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया है उस पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ तो फोर्स ही है। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं तब मैं इसको लिख पाऊंगा बच्चों, टॉर्क टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सर इसके लिए इसकी क्या रिक्वायरमेंट हुई? यहाँ पे बच्चों हमको टॉर्क को डिफाइन करना है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब टॉपलिंग ना हो, टॉपलिंग दैट मीन्स यहाँ पे मेरे को पढ़ाना है फॉर टॉपलिंग में, मेरे को यहाँ पे पहले डिस्कस करना है टॉपलिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बच्चों, फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग विदाउट टॉपलिंग। जो दो टॉर्क है बच्चों, एक टॉर्क, टॉर्क को मैं यहाँ पे इसको टो बोलेंगे,
टी नहीं करना है ऐसा, कैपिटल टी नहीं है ऐसा, ऐसा इसको टो या टाउ बोलने वाले हैं। टॉर्क का जो सिंबल है दैट इज टो या टाउ। सो फॉर सेफ टर्निंग टो 1 इज इक्वल टू टो 2 होना चाहिए। टो 1 किसका टॉर्क है? टो 1 के मैं लिखूंगा टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू वेट। दैट मीन्स जो वेट का टॉर्क है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सर वो कैसे लिख पाएंगे? देखो मैं यहाँ पे आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर सेफ टर्निंग विदाउट टॉपलिंग यहाँ पे बात हो रही है। सर टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? टॉर्क की फॉर्मूला सिंपल, टॉर्क मींस व्हाट? जब मैं फोर्स एक्सर्ट करूंगा और वो फोर्स से बॉडी रोटेट कर जाए उसको टॉर्क इनटू जिस यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? ये कांटेक्ट पॉइंट, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है बच्चों। ये रेफरेंस पॉइंट बेसिकली हम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, वो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ने वाले हो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर इसको ही क्यों आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है? हम किसी भी पॉइंट को एज ए रेफरेंस पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं, उसमें कुछ हमको क्रैम नहीं करना है कि यही होना चाहिए। मगर यहाँ पे ये पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो पहले किसका फोर्स आपको मिला? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए फोर्स की जगह ये है mv स्क्वायर बाय आर फोर्स, और ये रेफरेंस पॉइंट से ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल रहा है, देखिए h cos थीटा है। देखो बच्चों यहाँ पे ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेफरेंस पॉइंट से ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हुआ ना, दैट इज h cos थीटा। ओके सर ये r क्रॉस f कैसे करना है? आपको मालूम है दो वेक्टर क्वांटिटी का जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी मिलती है उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। आपने चैप्टर 5 का जो स्टार्टिंग है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, वो चैप्टर में आपने सीखा है। फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि चलिए मेरे साथ सब अपना राइट हैंड लीजिए, अपना, हाँ बाजू वाले का नहीं थामना है, अपना खुद का राइट हैंड लेना है। पहले देखो यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना है, आर क्रॉस एफ। आर क्या है? रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ क्या है? फोर्स। चलिए पहले किसका टॉर्क? सेंट्रीफ्यूगल। आर जो पहला वेक्टर है ना बच्चों, आर क्रॉस एफ में पहले कौन है? आर, देन कौन है? एफ। तो जो पहला वेक्टर है उस डायरेक्शन में हमको हमारे राइट हैंड को होल्ड करना है। चलिए ये पहला वेक्टर, पहले ये फोर्स ये है, रेफरेंस पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट से फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आर, दैट शोज पोजीशन वेक्टर आर। ओके फिर पहले वेक्टर से दूसरी वेक्टर की ओर हमको घुमाना है ऐसे आर। अगर मैंने हैंड को ऐसे होल्ड किया है तो ऐसे ये मेरी फिंगर्स नहीं घूमी, हमको फिंगर रोटेट करनी है। ये तो एंकल हमारा घूमा, हमको ये हमारी क्या है? फिर से राइट हैंड। तो क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमको टॉर्क की डायरेक्शन डिसाइड करने के चक्कर में हमारी उंगलियां नहीं तोड़नी है, क्योंकि इसकी अभी हमको जरूरत है, आगे उंगलियों की जरूरत है ना सबको। तो ये है वो किसके लिए है वो आगे बताएंगे। मगर ये h cos थीटा और ये mb स्क्वायर ऐसे नहीं करना है। चलिए ये ओके, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमको टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन शो करनी है राइट हैंड थंब रूल से। सो हमारा राइट हैंड का थंब आर वेक्टर की फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर रोटेट करना है। फर्स्ट वेक्टर क्या है? आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मींस डिस्टेंस, रेफरेंस फ्रेम से ये डिस्टेंस h cos थीटा है। आप हैंड को ऐसे भी होल्ड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे करोगे तो देखो ये फर्स्ट वेक्टर h cos थीटा दैट मींस आर वेक्टर, और दूसरा फोर्स, देखिए फर्स्ट से सेकंड आपकी उंगलियां देखिए ये रोटेट हो रही है। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ, थंब इनवर्ड है।
बेसिकली जितने भी आपके ये टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी, सब एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मीनिंग आपको रोटेशनल मोशन में पढ़ाया जाएगा, मगर यहाँ पे टोवन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिली आपको। फिर से ऐसे ऐसे। सर एच कॉस थीटा फर्स्ट वेक्टर आर है और दूसरा आपका फोर्स है, आप ऐसे क्यों नहीं किया? ये तो सर देखिए ऐसे भी हो, ऐसे नहीं करना है हमको, ऐसे आप आपकी उंगलियां रोटेट होनी चाहिए। फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट टू सेकंड, ये फर्स्ट एच कॉस थीटा है, दूसरा आपका फोर्स है ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क रेफरेंस पॉइंट से। ओके ये टॉर्क वाइज सॉरी ये क्लॉकवाइज मुझे मिला। और चलिए वेट का, वेट क्या कहां पे? इस डायरेक्शन में। चलिए अब फिर से सब अपना राइट हैंड अरेंज कीजिए। पहला वेक्टर कौन सा है? पोजीशन। दूसरा कौन सा है? फोर्स। कैसे हमको होल्ड करना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से हमको ये एच साइन थीटा, ये एम जी और ये एच साइन थीटा, ये एच साइन थीटा एम जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। फिर से ये एच साइन थीटा एम जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। चलिए होल्ड कैसे करना है हैंड को? चलिए सब सेंटर पे हमको टॉर्क की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको हैंड को होल्ड करना है, और जो दूसरा वेक्टर है फोर्स, उस डायरेक्शन में हमको रोटेट करना है फिंगर्स को। चलिए सब सेंटर पे मैं देख रहा हूं यहाँ पे, पहले आप एच साइन थीटा ढूंढिए। एच साइन थीटा किस डायरेक्शन में है, वहां पे आप सबको ऐसे हैंड को ऐसे होल्ड करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे या ऐसे देखना है। चलिए चलिए मोनाज सूरत, एसयूवी कोई ऐसे लग रहा है कोई? अरे पहले ये तो देखो, ये क्या है? फोर्स इनटू क्या, हमको पहले क्या आर वेक्टर क्या है हमारा? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ना एम जी का, तो ये मालूम नहीं होता यार कि यहां से ऐसे हमको रखना, या तो ऐसे या ऐसे, पॉइंट से ऐसे है ना लेफ्ट वर्ड, या ऐसे ऐसे। चलो अब हमको फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर रोटेट करना है। क्या मैं फिंगर्स ऐसे रखूंगा तो ऐसे रोटेट कर पाऊंगा? क्या मैं कर पाऊंगा? मेरी उंगलियां घूम पाएगी? नहीं घूम पाएगी। तो ऐसे, और फिर ये फर्स्ट वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर और दूसरा हमारा फोर्स। चलिए तो क्लॉकवाइज मिला, एंटी क्लॉकवाइज मिला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सूरत पालनपुर फर्स्ट बैच, आप हैंड का यूज कीजिए, भगवान ने कभी कभी हैंड को पढ़ने के लिए भी भेजा है। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मिला। जब तक यहाँ पे ऐसे, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करनी है मैं लास्ट बार बता रहा हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये देखो टॉर्क आज का नया टॉपिक है, मगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वो आपने वर्क एनर्जी पावर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वहां पे हैंड होल्ड करना है, और जो सेकंड वेक्टर है वहां पे आपकी उंगलियां रोटेट करनी है। तो ये आर फर्स्ट, ओके ये फोर्स रोटेट हो गई क्लॉकवाइज, ओके ये आर, ये फोर्स रोटेट हो गई, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिनिश बात। अब अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर जाए तो आपकी सेफ टर्निंग रहेगी विदाउट टॉपलिंग। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, आर एफ साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? आर एंड एफ। चलिए सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लिखो बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम बी स्क्वायर बाय आर, और उसका रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट कितना है? दैट इज एच कॉस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल 90 होगा ना। किस के बीच का? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स, देखो ना यहाँ पे दिख ही रहा है, ये एंगल 90 है, देखो सब ये 90 है, इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू वेट, वेट mg डाउनवर्ड, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस h sin थीटा। सो mg
इंटू एच साइन थीटा। एम एंड एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से मैं लिख पाऊंगा वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स टेन थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। जो आपको नॉर्मल के साथ एंगल बैंड होना है वो थीटा है बच्चों, थीटा की वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट पे हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, कितने एंगल पे टिल्ट होना है ताकि वो सेफ टर्निंग ले सके विदाउट टॉपल। अगर आपने यहां पे बैंड नहीं हुए, अगर आप स्ट्रेट ही रहे, बैंड नहीं हुए, दैट मींस ये थीटा एंगल आपने बनाया ही नहीं, तब ये एम जी जो है वो रेफरेंस पॉइंट से पास हो जाएगा। सर आपने फ्रिक्शन फोर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का रेफरेंस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। देखो सर आपने नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं लिया? नॉर्मल का भी यहां से रेफरेंस पॉइंट से कोई वेक्टर पास ही नहीं हो रहा है। देखिए ये नॉर्मल ऐसे है। सो फिर से मैं बता रहा हूं सर आपने फ्रिक्शन फोर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि फ्रिक्शन का रेफरेंस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। नॉर्मल का भी रेफरेंस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने दो ही फोर्स कंसीडर किए, ये सेंट्रीफ्यूगल एंड एमजी। अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गए, नो प्रॉब्लम। अगर आप बैंड ही नहीं हुए, तो बच्चों ये एच साइन थीटा मिलेगा ही नहीं। तो आपका जो mg का टॉर्क, जो mg का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, वो आएगा ही नहीं। तो सिर्फ क्लॉकवाइज टॉर्क ही होगा, ये एच कॉस थीटा और mv स्क्वायर बाय आर। तो आप रोटेट कर जाओगे, टॉपल कर जाओगे इस डायरेक्शन में, ऐसे टॉपल कर जाओगे। इस एंगल पे आपको बैंड होना ही है। क्या समझ में आ रहा है सबको? क्लियर ये बात? ये एंगल आपको समझ में आया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने कैसे बताया? पक्का? मुझे भी डाउट है कि ये सेंटर पे तो है ही नहीं। मुझे सूरत एसयूवी आपको मालूम हुआ कुछ? क्योंकि आपने मुझे हैंड भी आपने होल्ड नहीं किया है। सूरत एसयूवी ठीक है, चलिए आगे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। अब बच्चों दूसरी जो यहाँ पे डिस्कशन रहेगी वो स्कीडिंग की रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्कीडिंग। चलिए, तो स्किड नहीं होना है, उसके लिए कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए? डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि आपकी स्पीड mv स्क्वायर बाय आर टू व्हीलर को आउटवर्ड ले जाना चाह रहा है। अगर स्पीड बढ़ी तो आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, मगर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा, साथ में आपका जो एफएस मैक्स भी है, दैट मीन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी बढ़ा, और वो बढ़ के जब तक एफएस मैक्स तक ना पहुंच जाए तो वहां तक स्किड नहीं होगा। दैट मीन्स स्किड ना होने के लिए फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग आपका जो एफएस मैक्स की वैल्यू है वो mv स्क्वायर बाय आर से बड़ी होनी चाहिए, या इक्वल हो तब भी चलेगा। और एफएस मैक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, एफएस मैक्स म्यू एस एन, एन की जगह mg ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। एम एम कैंसल आउट, सो v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस, सॉरी v स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर जी, और यहां से आपका फॉर्मूला मिल गया म्यू एस आर जी अंडर रूट में। मगर आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे जो हमारी स्पीड है वो अंडर रूट म्यू एस आर जी जितनी या उससे कम होनी चाहिए। अगर मैं आपके साथ मैक्सिमम स्पीड लिमिट की बात करूं तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी अंडर रूट म्यू एस आर जी। मैंने इक्वल टू लिया है और स्पीड को मैक्सिमम बताया है। देखिए मैक्सिमम स्पीड हमारी रहने वाली है अंडर रूट म्यू एस आर जी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी ये टॉपिक है, मगर सिर्फ एडवांस के लिए ही है वो टॉपिक, सेफ टर्निंग ऑफ अ टू व्हीलर ऑन अ
banked circular road. चलिए अब मैं डिस्कस करने वाला हूं मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और टर्निंग ऑफ फोर व्हीलर on a flat circular road. Flat circular road. चलिए फिर से जो आपका रोड है बच्चों वो ऐसे फ्लैट है एंड सर्कुलर रोड है। यहाँ पे ये आपका रोड है, वो रोड फ्लैट, और ये फ्लैट रोड पे ऐसी कोई कार आपको दिख रही है, अब फोर व्हीलर के लिए है। ऐसे बच्चों ये फोर व्हीलर है बेसिकली। ऐसे कोई फोर व्हीलर जो है वो आपके सामने से ऐसे आ रही है, ऐसे। बेसिकली मैंने जो सर्कुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है वो वर्टिकल प्लेन में है, मगर ये सर्कल है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसा कोई सर्कल है और कार ऐसे ट्रैवल कर रही है। और ये जो मैंने यहाँ पे शो किया है वो उसका फ्रंट होना चाहिए ना, यहाँ पे लाइट्स दिख रही है आगे की, दैट मींस ये फ्रंट व्यू है उसका। यहाँ पे बच्चों उसका वेट ऐसे डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पे हमको क्या कंडीशन चाहिए, यहाँ पे टॉपलिंग नहीं पड़ना है, यहाँ पे सिर्फ उसकी स्कीडिंग की कंडीशन ही पड़नी है। तो यहाँ पे बच्चों mg डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे आगे पीछे से n1 n2 होगा नॉर्मल, ये mg तो डाउनवर्ड होगा ही। चलिए फिर देखते हैं हम ये ऑब्जर्वेशन कहां से ले रहे हैं, इनसाइड दी कार, क्योंकि यहां से यहाँ पे फिर से हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पढ़ना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हमको रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में आना होगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर सेंटर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे कहीं सेंटर है, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, दैट इज mv²/r। हमको मालूम होना चाहिए कि ये फोर्स के लिए आप क्लासरूम में बैठ के ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस नहीं कर सकोगे, आपको रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में आना होगा। अगर आपकी स्पीड बढ़ी तो आप जो कार है आपकी वो आप राइटवर्ड जाना चाहेगी, तो रोड पे फ्रिक्शन होने की वजह से इस डायरेक्शन में ऐसे फ्रिक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी बच्चों आपके पास n1 होगा, ये n2 होगा, ये n2 ज्यादा होगा बेसिकली। यहाँ पे जब आप टॉपलिंग पढ़ोगे आपको मालूम होगा, मैं सिर्फ n ही शो कर रहा हूँ, n1 और n2 दोनों को मिला के जो बेसिकली नॉर्मल फोर्स n है वो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग, फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग, स्किड ना हो इसलिए आपका फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा दैट fs max should be greater than or equal to mv²/r। मुझे बच्चों मैक्सिमम स्पीड चाहिए, इसलिए मैं इक्वालिटी का यूज करूंगा यहाँ पे, म्यू एस एन, एन की जगह एम जी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r। एम एम कैंसिल आउट, मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो v max इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा √μ/s/r। सर ये तो वही फॉर्मूला आया ना जो हमने पीछे टू व्हीलर के लिए देखा था। यस राइट, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, साइकिल हो, ऑटो रिक्शा हो, सबके लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट सेम ही है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला में मास हमको मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे मास है ही नहीं, सिर्फ तीन टर्म है,
म्यू एस वो रोड और टायर की प्रॉपर्टी हुई, आर वो रेडियस वो तो फिक्स है, जी भी फिक्स है, मास है ही नहीं। आपने देखा होगा कभी कभी वो टर्न हमको हाईवे पे दिख रहा है ना, तो वहां पे डेंजर लिखा है, डेंजर टर्न, और आपकी स्पीड लिखी होगी कि 60 की स्पीड से चलो, 40 की स्पीड से चलो। वो स्पीड लिमिट सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है ट्रक के लिए डिफरेंट है, कार के लिए डिफरेंट है और बाइसिकल के लिए डिफरेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूला में आपको मास मिल ही नहीं रहा है। तो जो आपकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग ऑन अ सर्कुलर फ्लैट रोड, सेम है और उसका फॉर्मूला है अंडर रूट म्यू एस आर जी। क्लियर सबको? पक्का श्योर? सब सेंटर अहमदाबाद, ओके। मोडासा, पालनपुर, ओके फाइन, बैली, डन। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन फॉर सेफ टर्निंग थी। चलिए अब मैक्सिमम स्पीड फॉर टर्निंग ऑफ अ फोर व्हीलर ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड। तो हमारा डिस्कशन हो रहा है सेफ टर्निंग of a flat rod, sorry, safe turning of a four wheeler on a banked circular road. यहाँ पे हम 3 केस डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। पहला हमारा जो है वो केस 1 है। यहाँ पे ऐसे बैंक्ड सर्कुलर, बैंक्ड कैसे है बच्चों? देखिए ये सर्कुलर हुआ, मगर जो सर्कुलर रोड है उसकी आउटर एज को ऐसे अपलिफ्ट हो गई। देखिए यहाँ पे देखो, ये सर्कुलर फ्लैट रोड ऐसे होता है, ऐसे सर्कुलर फ्लैट। जो बैंक्ड फ्लैट, सॉरी ब्लैंक्ड सर्कुलर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं बैंक्ड, ऐसे। उसकी आउटर एज को हमने अपलिफ्ट किया है, देखिए आउटर एज अपलिफ्ट हो चुकी है। फिर से ये सर्कुलर एंड फ्लैट, ये सर्कुलर एंड बैंक्ड। बैंकिंग कहां से हुआ? जो आपकी आउटर एज है वहां से वो उठ गया है, ऐसे बैंक हो गया। तो हमको वहां पे ऐसे ड्रॉ करना है उसका क्रॉस सेक्शन ही, ऐसे बच्चों आपको वहां पे मिलेगा ये। चलिए जो उसकी आउटर एज है वो हमने अपलिफ्ट की है ऐसे, आउटर एज, और ये एंगल आपका थीटा है, ये थीटा एंगल है, और जो आउटर एज वो अपलिफ्ट हो गई है। ऐसे आपको कार का फ्रंट व्यू दिखाई देगा, ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। ऐसे आपको कार दिखेगी फ्रंट व्यू। सर्कुलर मोशन तो वो कर ही रही है, मगर जो पाथ है वो बैंक्ड है और उसकी आउटर एज को अपलिफ्ट किया है हमने। चलिए अहमदाबाद सेंटर, वो 4 बॉयज क्या कर रहे हैं आप? ऋत्विक सर उसको देखना जरा। अब यहाँ पे जो mg हो, mg है वो ऐसे डाउनवर्ड है बच्चों,
ये mg, फिर s से आपको mg के दो कंपोनेंट मिलेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा दैट इज mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो है दैट इज mg sin थीटा, और यहाँ पे ये नॉर्मल। फिर हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका जो सरफेस है वो रफ ही है बच्चों, ये रफ ही है। हम जो सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से रेफरेंस फ्रेम से कर रहे हैं? रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से, क्योंकि हमको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहती है। जैसे हमने वहां पे देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड था, देखो यहाँ पे ये लास्ट वाले केस में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड था, तो उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे हमने फ्रिक्शन लिया। सर इसको ग्राउंड फ्रेम से करना है तो आपको सोचना होगा कि ये कार क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो आप फिर से लिख डालो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर किया है, दैट मींस मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से। अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखना होगा कि भाई सेंट्रीपिटल तो चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। चलिए यहाँ पे भी मैं ये डिस्कशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, मेनली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से कर रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाय आर मुझे मिलेगा, दैट इज अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर इस डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि टर्न बच्चों ऐसे है, सेंटर यहाँ पे है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है ऐसे, और इसके भी दो कंपोनेंट हमको यहाँ पे मिलेंगे डेफिनेटली। देखो ये थीटा है तो यहाँ पे ये थीटा ही होगा ना, ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा, ये दोनों और ये दोनों के बीच का एंगल, तो ये होगा एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा एंड एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ये एम वी स्क्वायर बाय आर कौन सा फोर्स है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने वाला हूं, एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट किया है मैंने अभी, आप ड्रॉ करो, कंटिन्यू। सिलेक्ट, फिर यहाँ से मेरे को करना है कॉपी, ये हुआ कॉपी, आगे जाके फिर मैंने को यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ओके ये मेरा केस 2 होगा, फिर और आगे जाके फिर से मुझे यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ये मेरा केस 3 होगा। चलिए केस 1 में आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर। ये कौन सा रोड है? ये बैंक्ड सर्कुलर रोड है। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। बच्चों अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, या तो आप ऐसे ही सोचो कि आपकी स्पीड ऐसी है कि एम वी स्क्वायर बाय आर का जो कंपोनेंट है एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, वो ये कार का जो डाउनवर्ड फोर्स है एम जी का, एम जी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। दैट मीन्स एम जी साइन थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आपकी स्पीड इतनी ही है, आपकी स्पीड ऐसी आपने सेट की है कि आपकी स्पीड की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है दैट इज एम बी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, वो बैलेंस होगा एम जी साइन थीटा से। तो उस टाइम पे एम एम कैंसल और v इज इक्वल टू आपको मिल गया अंडर रूट
आर जी टेन थीटा, ऐसी स्पीड को हम ऑप्टिमम स्पीड बोलने वाले हैं बच्चों। देखिए साइन अपॉन कॉस टेन और v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ऐसी स्पीड को हम ऑप्टिमम स्पीड बोलने वाले हैं। ऑप्टिमम स्पीड। सर यहाँ पे सरफेस रफ थी, सरफेस रफ थी, फिर भी आपने फ्रिक्शन क्यों कंसीडर नहीं किया? मैंने आपको फ्रिक्शन में स्टार्टिंग में ही बताया था कि सरफेस रफ होने की वजह से फ्रिक्शन नहीं मिलता। फ्रिक्शन तब मिलता है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस आपकी बॉडी मूव करना चाहेगी, तब रिलेटिव मोशन का अपोज होगा, वहां पे फ्रिक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपकी स्पीड ही इतनी थी, दैट मीन्स आपने इतनी कम, कम तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर आपने इतनी सही स्पीड से गाड़ी को ड्राइव किया है कि एम बी स्क्वायर बाय आर का जो कॉस थीटा है वो एम जी साइन थीटा से बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे आपका जो टायर है उसके वियर एंड टियर, दैट मीन्स जो आपका टायर है उसको कम नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, आपकी स्पीड ही इतनी है कि इस स्पीड से चलाओगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आपका टायर जो है वो कम नुकसान होगा। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि उसको कोई नुकसान होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रिक्शन की कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हो ऑप्टिमम स्पीड साहब? सबको क्लियर? पोरबंदर फाइन। हमारी स्पीड ही इतनी है कि ये कंपोनेंट से बैलेंस हो रहा है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? रोटेटिंग है। हम कार के अंदर बैठ के ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बता रहे हैं। तो केस 1 था वो हमारा ऑप्टिमम स्पीड का था, ऑप्टिमम स्पीड। केस 2 जो है वो अगर स्पीड हमने बढ़ाई तो क्या होगा, उसके लिए केस 2 है। देखो बच्चों, अगर हमने स्पीड बढ़ाई, स्पीड को इंक्रीज किया, तो क्या होगा? स्पीड इंक्रीज होगा तो एम वी स्क्वायर बाय आर इंक्रीज होगा। सो एम वी स्क्वायर बाय आर का ये कंपोनेंट इंक्रीज होगा। फिर आपने और स्पीड बढ़ाई, एम वी स्क्वायर बाय इंक्रीज हुआ, ये कंपोनेंट भी इंक्रीज हुआ। जब तक आपकी स्पीड उतनी ही ना हो कि एम जी साइन थीटा और एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इक्वल हो, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। मगर जैसे ही आपकी स्पीड इतनी हुई कि जो एम जी साइन थीटा का फोर्स था शायद ये 10 न्यूटन था, और आपकी स्पीड इतनी हुई कि एम बी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा किया तो आपको मिला 10.1 न्यूटन। दैट मीन्स अब ये कार रॉड की रिस्पेक्ट में अपवर्ड ट्रेवल करना चाहेगी और उस टाइम पे फ्रिक्शन का रोल होगा स्टार्ट। उस टाइम पे सरफेस रफ होने की वजह से रोड कार का रिलेटिव मोशन, जो अपवर्ड रिलेटिव मोशन होने वाला है, उसके ओपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऐसे डाउनवर्ड अप्लाई करेगा। तो अब क्या होगा, ये 10.1 mg10 और फ्रिक्शन आपको मिल जाएगा 0.1। आपने स्पीड और बढ़ाई, ये हम सब एज्यूम्पशन ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। आपने स्पीड और बढ़ाई, आपका ये फोर्स हो गया 11 न्यूटन, तो ये हुआ 10 प्लस 1, नो प्रॉब्लम। आपने स्पीड और बढ़ाई, ये हुआ 15, यहाँ पे 10 प्लस 5, नो प्रॉब्लम। आपने ये स्पीड और बढ़ाई, ये हो गया 20 न्यूटन, यहाँ पे हुआ बच्चों 10 प्लस 10, 20। मगर ये जो 10 न्यूटन था ना, वो फ्रिक्शन नहीं था, वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। दैट मींस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, फ्रिक्शन नहीं था, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी। फिर क्या होगा, जब आपने ये 20 न्यूटन का फोर्स बढ़ा के 20.1 भी किया, तब ये 10 और 10 20 रहेगा और आपकी जो ये कार है ये फिर ऐसे अपवर्ड स्किड कर जाएगी। दैट मीन्स सेफ टर्निंग के लिए क्या रहना चाहिए बच्चों? सेफ टर्निंग के लिए, फॉर सेफ टर्निंग, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं कि फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग,
विदाउट स्किडिंग, विदाउट स्किडिंग आपका जो ये एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो बैलेंस आउट होना चाहिए एम जी साइन थीटा से एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के, और उस टाइम पे जो आपकी स्पीड होगी वो मैक्सिमम रहने वाली है, क्योंकि आगे अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये अपवर्ड कंपोनेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन अब उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। चलिए यहां से सिंप्लीफाई कीजिए। सो एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर का कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन। एन की जगह क्या लिखना है, एन इस डायरेक्शन में देखिए, एन की जगह ये दोनों फोर्स है, सो म्यू एस एन, एन की जगह हमको लिखना है एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी नहीं वी मैक्स स्क्वायर बाय आर का साइन थीटा। चलिए यहां से बच्चों एम 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 कैंसिल आउट हो गए, हमको वी मैक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे म्यू एस को मल्टीप्लाई करके ये प्लस टर्म जो लेफ्ट साइड मिलेगी तो वो माइनस हो जाएगी, सो वी मैक्स स्क्वायर, ओके वो कॉमन मैंने यहाँ पे ले लिया है, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर को कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, फिर से मैं लिख रहा हूँ वी मैक्स स्क्वायर बाय आर कॉमन, यहाँ पे मिलेगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा बच्चों जी को कॉमन ले लिया है तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए मैं वी मैक्स को सब्जेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये मतलब इक्वेशन मिल गया है, मगर हमारी एनसीईआरटी में और सब जगह ये फॉर्म में नहीं दिया गया है, यही हमारा फॉर्मूला है, मिल गया, हमारी बात खत्म। मगर हमको जो जनरल फॉर्म बनाना है इसके लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो आर जी एज इट इज साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा आपको, टेन प्लस कॉस कॉस कैंसल आउट दैट इज प्लस म्यू एस अपॉन बच्चों कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एस साइन अपॉन कॉस 10। ये आपकी मैक्सिमम, ये बच्चों बेसिकली मैक्सिमम सेफ स्पीड है कि अगर इस स्पीड से आप कार को ड्राइव करोगे तो वहां तक आप आउटवर्ड स्किड नहीं होगे। यहाँ पे नेट फोर्स आउटवर्ड मिलेगा जब भी मिलेगा, अभी तो बैलेंस आउट हो रहा है, मगर जब भी मिलेगा आउटवर्ड मिलेगा। और जो आपका फ्रिक्शन है बच्चों, यहाँ पे केस 2 का नेम है फ्रिक्शन एक्ट इन इनवर्ड डायरेक्शन, inward direction along incline। जो आपका इंक्लिनेशन बना हुआ है उसके अलोंग इनवर्ड आपका फ्रिक्शन मिलेगा। मैंने क्या किया, यहां से यहां मालूम हुआ ना, ये स्टेप में से ये स्टेप कैसे मिला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से सिर्फ मैंने डिवाइड किया है और कुछ नहीं। यहां से यहां ये अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। क्या क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर ना सबको, बोझ, ओके फाइन। अब हम लास्ट केस में आगे बढ़ते हैं, केस 3। उसमें क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं।
ये केस 3 है हमारा, अब जो आने वाला है आगे, दैट इज केस 3। बच्चों स्पीड अब ने क्या किया था, पहले हमने स्पीड इंक्रीज करना स्टार्ट किया, 0 था। सुनना मेरी बात, हमने इतनी स्पीड बढ़ाई कि mv²/r का जो ये कंपोनेंट है mv²/r cos थीटा, उसको mg sin थीटा नहीं बैलेंस कर लिया, और उस टाइम ने हमने बताया कि वो आपकी ऑप्टिमम स्पीड है। उस टाइम पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, और जो आपके टायर है, व्हीकल के टायर, उसमें लॉस भी कम, उसको जो नुकसान होना चाहिए वो भी कम होगा। फिर हमने स्पीड बढ़ाई और उतनी स्पीड करी कि mv²/r cos थीटा पर है, उसको दो फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, फर्स्ट दैट इज mg sin थीटा एंड दूसरा fs मैक्स। उससे ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो फिर वो आउटवर्ड स्किड कर जाएगा और सेफ टर्न नहीं ले पाएगा। तो वहां पे हमने मैक्सिमम स्पीड डिसाइड की केस 2 में। मगर फिर से बच्चों सुनना मेरी बात, हमने स्पीड को कम करना स्टार्ट किया, फिर से स्पीड को कम किया, स्पीड यहाँ पे हमारी कम हुई, स्पीड हमने कम किया तो ये mv²/cos थीटा का ये कंपोनेंट अब कम हुआ, तो mg sin थीटा और जो डाउनवर्ड फ्रिक्शन वो कम हुआ। स्पीड हमने उतनी कम कर दी, कितनी, 10 जितनी स्पीड हमने उतनी कम कर दी कि जो mv²/r cos थीटा का जो, सॉरी mv²/r का ये कंपोनेंट है, दैट इज mv²/r cos थीटा, वो अकेला mg sin थीटा से बैलेंस होने लगा। दैट मींस हमने ऑप्टिमम स्पीड तक कम कर दी, मगर वहां भी हम नहीं रुके, हमने स्पीड वहीं से भी कम करनी स्टार्ट की। दैट मींस mv²/r cos थीटा का कंपोनेंट अब इतना कम हो गया कि mg sin थीटा अब ज्यादा हो गया mv²/r cos थीटा से। दैट मींस ये 10 न्यूटन था तो ये अब 9.9 न्यूटन ही रहा। दैट मींस ये कार रोड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड स्किड करना चाहेगी, और उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए यहां पे आपको फ्रिक्शन मिलेगा ऐसे अपवर्ड। ये 10 था, ये 9.9। फिर हमने स्पीड और कम की, ये इतनी कम की कि ये जो फोर्स है वो कम होकर 9 न्यूटन हो गया, तो ये फ्रिक्शन आपका कितना हुआ, 1 न्यूटन। 1 एंड 9 दोनों मिला के 10 हो गए। फिर आपने स्पीड और कम की, तो ये mv²/r का cos थीटा का ये कंपोनेंट अब कम होके शायद बच्चों 4 न्यूटन हो गया, तो 4 और ये कितना हो गया होगा बच्चों, 6। 6 + 4 10 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसे करके बच्चों हम यहाँ पे ये पढ़ना चाहते हैं कि आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू जब तक मैक्सिमम हो जाए नो प्रॉब्लम, मगर जब आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाए, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड mv²/r cos थीटा ये दोनों मिलके जब आपके वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपकी स्पीड मिनिमम से मिनिमम स्पीड है। अगर वहां से लेके आपने स्पीड को डिक्रीज किया तो ये mv²/r cos थीटा तो डिक्रीज होगा, ये तो अब इंक्रीज हो नहीं सकता। ये दोनों का सम mv²/cos थीटा और fs मैक्स का सम से mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा और ये डाउनवर्ड चली जाएगी, स्किड हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग, हमको क्या करना चाहिए बच्चों, ये दोनों बैलेंस आउट होने चाहिए। दैट मीन्स mv²/r cos थीटा प्लस fs मैक्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, और यहाँ पे आपकी ये स्पीड मिनिमम स्पीड है, इससे अब हमको कम नहीं करनी है। ये मिनिमम स्पीड का हमको कॉन्सेप्ट मिला। तो यहाँ पे सारी जो वैल्यू है वो ऐसे पुट करता हूँ, एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होगा म्यू एस एन, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा बच्चों एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का साइन थीटा इज इक्वल टू
mg sin थीटा। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ rg। देखो ये अब सिंप्लीफाई भी नहीं करना है, आप होमवर्क में चेक करना चाहो तो कर लो, नो प्रॉब्लम, मगर इसको याद कैसे रखना है। मैक्स के लिए न्यूमरेटर में प्लस था, टेन थीटा प्लस म्यू एस था, तो यहाँ पे मुझे टेन थीटा माइनस म्यू एस करना है, क्योंकि तभी ही मैथमेटिकली स्पीड कम हो पाएगी। और केस 2 में डिनोमिनेटर में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा था, तो यहाँ पे होगा बच्चों 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। अब जब ये टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो यही आपको मिलेगा। जो पिछला वाला मैक्सिमम था उसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो डिनोमिनेटर में माइनस है तो मैक्सिमम होगी, डिनोमिनेटर में प्लस है तो ये मिनिमम होगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई, देखिए फ्रिक्शन एक्ट इन upward direction along incline। यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। क्लियर सबको? यहाँ पे एक पार्किंग कंडीशन है, वहां से हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अब सैटरडे को।